वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज फाइनली हम यहाँ पर हमारा कोर्स जो है उसका फर्स्ट लेक्चर जो है स्टार्ट होने वाला है। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, यहाँ पर सारा जो कोर्स है आपका कंप्लीट होने वाला है। इस तरीके से हमारे लेक्चर रहेंगे कि हम पर्टिकुलर एक लेक्चर के अंदर हो सकता है इसका जो एक फिक्स टाइमिंग यानी कि ये है आपको रोजाना लेक्चर्स मिलेंगे, कम से कम दो लेक्चर्स तो मिनिमम आपको रोजाना प्रोवाइड होंगे। कभी लेंथ इसकी कम हो सकती है, लेंथ जो होगी कम ज़्यादा हो सकती है हमारे क्योंकि उसके हिसाब से हम रहेंगे कि कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक जो है वो कितने यहाँ पर कितने मार्क्स का है, किस तरीके से आ सकते हैं उससे, तो उस हिसाब से हमारा यहाँ पर कोर्स रहने वाला है। ओके, सारे पीसीबी का सारा सेक्शन आपको मिलेगा, जो जो आपके कोर्स के अंदर आता है वो सारा सेक्शन मिलेगा, साथ ही आपको लेबोरेटरी से रिलेटेड पार्ट भी मिलेगा। क्लियर? तो यहाँ पर आज हम फाइनली आगाज करने वाले हैं। ओके, तो गुड मॉर्निंग सभी को, सारे जुड़ जाएं फटाफट। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर जो आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया है तो आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल एक एक चीज़ों को नोट करते जाना है यार। बेसिक से हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो आज हमारा इसके अंदर टॉपिक है, ध्यान रखना, उसमें हम क्या करने वाले हैं, उन चीज़ों पर आपको आ जाना है। आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी होने वाली हैं। तो पहले लेक्चर के अंदर जो हमारे ये इसके अंदर होने वाले केमिस्ट्री का हम पार्ट ले रहे हैं, यहाँ पर ये रसायन का पार्ट ले रहे हैं। हिंदी और इंग्लिश वाले को दोनों को एक साथ रहना है, मिलजुल कर काम करना है, ध्यान रखना है। केमिस्ट्री रसायन का हम पार्ट आज ले रहे हैं। कौन कौन से टॉपिक हम यहाँ पर कवर कर लें वो पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं। हम देखने वाले एसिड एंड बेस का पार्ट जो है ये हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ध्यान रखना, एसिड बेस यानी कि अम्ल और क्षार वाला जो पार्ट है, यहाँ से डेफिनेटली आपको 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ध्यान रखना, 1 से 2 क्वेश्चन एसिड और बेस से आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, और ये गारंटी के साथ हर एक एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ध्यान रख लेना। और खासकर ये इस तरीके की आपकी जो एग्जाम है इसमें तो क्वेश्चन आता ही आता है इस पार्ट से। तो एसिड और बेस को हमें यहाँ पर कवर करना है, ध्यान रखना है। क्या क्या टॉपिक हमारे एसिड और बेस के अंदर वो सारी हम बात करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एसिड और बेस वाला पार्ट, ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ओके, समझिए, सबसे पहले हम यहाँ पर एसिड वाला पोर्शन ले रहे हैं। एसिड किसे हम कहते हैं, एसिड सिंपल सा देखो, आज आपको पहले लेक्चर के अंदर आपको अभी हो सकता है अभी आपको पहले दूसरे यानी कि फर्स्ट डे जो आपका लेक्चर है इसके अंदर आपको यहाँ पर सारे के सारे जो पीपीटी है वो यहाँ पर अभी तैयार नहीं हो पाए, इसलिए इसमें पीपीटी से हम यहाँ नहीं करवा रहे हैं। आपको अगले लेक्चर से पीपीटी भी सारे मिलेंगे, ताकि आपको सारी चीज़ें इतनी सारी जो चीज़ें हैं जो हम नोट करते हैं इससे थोड़ा सा टाइम आपका बच जाएगा, तो थोड़ा ज़्यादा हम लेक्चर के अंदर कवर कर पाएंगे उस की वजह से। ओके, तो आपको निश्चिंत रहना है इस तरीके से। आप जो यहाँ पर पे कर रहे हैं उसका आपको एक एक जो है उसका फायदा मिलने वाला है स्टूडेंट्स। तो एसिड की हम बात कर रहे हैं, अम्ल की हम बात कर रहे हैं। अम्ल के बारे में हम सुनते आते हैं, हमेशा से सुनते आ रहे हैं जो चीज़ें। कौन होते हैं अम्ल, कौन होते हैं, अच्छे से आपको पता है। अम्ल क्या करता है, बता दीजिए, अम्ल का काम क्या होता है, बताइए। कैसे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, और क्या कर देते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक सी चीज बहुत सारे स्टूडेंट नहीं है। स्वाद में कैसे होते हैं, टेस्ट में कैसे होते हैं, टेस्ट इनका कैसा होता है, सोर होता है, ध्यान रखना है। यानी कि स्वाद में ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। ओके, सारे एसिड जो होते हैं स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, मेनली ध्यान रखना है। और क्या कर देते हैं, ब्लू लिटमस पेपर जो होता है भाई साहब, उसको क्या कर देते हैं, रेड कर देते हैं। तो ब्लू से रेड कर देते हैं लिटमस पेपर को, यानी कि आपका लिटमस पेपर होता है उसको क्या कर देते हैं, नीले से लाल कर देते हैं। ये एसिड के आपके गुण होते हैं। ठीक, आपसे एक एक चीजें, कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है उन पर यहाँ पर हम फोकस करने वाले हैं। क्या क्या आपसे पूछा जाता है, जैसे आपको पता है कि नींबू, आपको पता होगा नींबू के बारे में, लेमन के बारे में आपको पता है। नींबू कैसा आपको पता है ना, नींबू का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है, यानी कि सोर टेस्ट होता है अगर आप देखते हैं तो। ठीक, आप और क्या देखते हैं, अधिकतर फल आप देखते हैं, फल यानी कि फ्रूट्स जो देखते हैं आप कई सारे, जैसे हम संतरे की बात कर लें, फ्रूट्स आप देखते हैं तो फ्रूट्स भी आपको खट्टे दिखाई देते हैं। तो इनका खट्टापन किस वजह से होता है, एसिड की वजह से, यानी कि इस तरीके का अम्ल इनके अंदर पाए जाते हैं, एसिड्स पाई जाती है, उसकी वजह से ये खट्टे होते हैं। तो हमारे दैनिक जीवन के अंदर हम बात करें रेगुलर, अगर हमारे इसके अंदर बात करें तो कई सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं हम जो देने, यानी कि सिंपल सा आप दूध का एग्जांपल ले लीजिए। आप दूध से दही बनता है, आपको पता है, तो दही के अंदर दही खट्टा क्यों दिखाई देता है, दही छाछ की बात कर रहे हैं, दही खट्टा क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर भी क्या होता है, एसिड होता है।
एसिड की वजह से वो क्या होता है, खट्टा हो जाता है। क्लियर? तो ये चीजें आप ध्यान रखें। तो जो खट्टी चीजें आपको नॉर्मली इस तरीके से नेचुरली मिलती है, उसके अंदर क्या मिलता है, एसिड आपका पाया जाता है, ध्यान रखना है। क्लियर? अब आपको सबसे पहले आपसे पूछा जाता है कि बताइए कार्बनिक एसिड क्या होती है, कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, कार्बोनिक एसिड क्या होती है, यानी कि ऑर्गेनिक एसिड की हम बात करें सबसे पहले। ऑर्गेनिक एसिड क्या होती है? ऑर्गेनिक एसिड हिंदी में क्या कहेंगे इसको, कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल क्या होते हैं, ध्यान रखना है। ऐसी एसिड्स जो कि हमें नेचुरली प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर जो मिलती है, यानी कि प्लांट्स के कंटेंट के अंदर हो, प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, पादपों में और जंतुओं में पाए जाने वाले अम्लों को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड यानी कि कार्बनिक अम्ल कहते हैं। तो ध्यान रखना है, एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट। तो प्लांट्स और एनिमल के प्रोडक्ट के अंदर जो पाए जाते हैं उसको हम कार्बनिक एसिड कहते हैं। हिंदी वालों को भी ध्यान रखना है, पादप और जंतु उत्पाद में पाए जाने वाले अम्ल, इनको हम क्या कहते हैं, कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ठीक, ओके। कौन कौन से कहां पर आप देखते हैं कार्बनिक एसिड्स की अगर हम बात करें तो आपको कहां पर ये मिलती है, सिंपल सा ध्यान रखना है। कार्बनिक एसिड कहां पर मिलती है, जैसे सिंपल सी बात करें हम नींबू की और हम संतरे की अगर हम बात करें, प्लांट्स से मिलते हैं आपको नींबू यानी कि लेमन की हम बात कर रहे हैं, लेमन, और ऑरेंज की हम बात करें, संतरे की हम बात कर रहे हैं। तो नींबू की हम बात करें या फिर हम बात करें संतरे की, तो इसके अंदर आपको कौन सी मिलती है, सिट्रिक एसिड मिलती है। ध्यान रखना है, सिट्रिक एसिड मिलती है, अच्छे से याद रख लेना है। ओके, तो सिट्रिक अम्ल आपको इसके अंदर मिलता है। वहीं अगर हम बात करें, ये आपको प्लांट से मिलता है। जैसे ही अगर हम बात करें जो दूध यानी कि दही की हम बात करें, कर्ड की हम बात कर रहे हैं, कर्ड आपको किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। कर्ड यानी कि दही की हम बात कर रहे हैं, तो दही में क्या पाया जाता है, कौन सी एसिड पाई जाती है, लैक्टिक एसिड पाई जाती है। ध्यान रखना है, लैक्टिक एसिड पाई जाती है। ठीक, तो इस तरीके से जो अम्ल, ऐसे एसिड जो हमें कहां से मिलते हैं, कार्बनिक अम्ल से, और यानी कि जो हमें प्लांट्स या एनिमल से मिलते हैं उनको हम कार्बनिक एसिड कहते हैं, और या फिर हम क्या करें, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखना है, इनसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। क्लियर? तो ये आपको याद रखना है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए विनेगर के अंदर कौन सी एसिड मिलती है, विनेगर में, विनेगर के अंदर कौन सी एसिड मिलती है, तो ध्यान रखना है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड आपको विनेगर के अंदर मिलती है। स्टूडेंट ध्यान रखना, कल से आपको जो नेक्स्ट आपके लेक्चर्स रहेंगे उसके अंदर आपको पीपीटी से प्रोवाइड होगा प्रॉपर, तो इस वजह से आपको क्या होगा कि यहाँ पर जो हम थोड़ा सा टाइम थोड़ा ज़्यादा कंज्यूम होता है, वहाँ से आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो कवर हो पाएंगे। और ध्यान रखना है जो हमारे सिलेबस है इसमें एक एक चीज़ कवर होंगी, आपको पूरा का पूरा कंप्लीट सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है सारी चीज़ें। स्टूडेंट्स को भी, आपको जो भी अगर आप परचेस किया है आपने और आप कोई भी हो आपको पूछते हैं तो बिल्कुल बताइएगा आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मिलने वाली हैं। ओके, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखने वाले मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड क्या होती है, मिनरल एसिड यानी कि खनिज अम्ल जिसे हम कहते हैं। खनिज अम्ल कौन होते हैं, मिनरल एसिड्स किसे कहते हैं, ध्यान रखना है। यानी कि इस तरीके की एसिड्स, ऐसी एसिड जो आपको कहां से मिलती है, जो कि अर्थ से, यानी कि जो मिनरल्स मिलते हैं आपके जो धरती में हम बात करें, हमारी पृथ्वी के अंदर, मृदा के अंदर, अर्थ के अंदर हमें क्या मिलते हैं, जो खनिज मिलते हैं, उन खनिज से जो हमें एसिड मिलती है उनको हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स कहते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आप देखें कौन कौन सी मिनरल एसिड, आपसे सिंपल सा पूछा जाता है कि बताइए मिनरल एसिड्स के एग्जाम्पल बताइए, तो आपको याद रखना है जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ, आपकी सल्फ्यूरिक एसिड हुई H2SO4, इसको क्या कहते हैं, इसको किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहा जाता है, किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हुआ हमारा। उसके बाद में नाइट्रिक अम्ल हुआ, नाइट्रिक एसिड जिसे हम कहते हैं
HNO3, इसको हम क्या कहते हैं, नाइट्रिक एसिड कहते हैं। HCl की हम बात करें, HCl जो होता है गैस नॉर्मली हमारी, इसको भी हम कई जगह पर आपको यहाँ पर क्या मिलती है, खनिज से यहाँ पर मिलती है, इस वजह से इसको भी क्या कहा जाता है, मिनरल एसिड्स कहा जाता है। तो ध्यान रखना, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड हुआ, HCl हुआ। हिंदी वाले भी ध्यान रखना, इसको सल्फ्यूरिक एसिड है, ये आपके क्या है, नाइट्रिक एसिड यानी कि नाइट्रिक अम्ल है, और ये हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड जिसे हम कहते हैं यानी कि HCl है हमारा। क्लियर? तो ये भी हमारे क्या है, मिनरल एसिड्स के एग्जांपल हैं। ओके, बेसिक चीजें ध्यान रखें, यहाँ पर क्या बता रहे हैं, ध्यान रखना कुछ चीजें। सबसे पहले ध्यान रखें, यहाँ पर इतना ज़्यादा लेवल नहीं आने वाला है, ये जो छोटी छोटी चीज़ों को हम भूल जाते हैं ना, वो यहाँ पर एग्जाम में आती है। तो इस वजह से इन छोटी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है हमें, ताकि आपके कुछ भी यहाँ पर सारी चीज़ जो है वो प्रॉपर तरीके से कवर हो पाए। ओके, अगला हम आते हैं अब आपसे, अगला क्वेश्चन क्या होता है कि बताइए साहब, इसकी एसिड और बेस की कुछ परिकल्पनाएं जो हैं उनके बारे में आपको बताना है। अब थोड़ा सा आप इसके बारे में, बेस के बारे में भी यहीं पर कुछ चीज़ें जान ले, ताकि आपको बेसिस के बारे में भी चीज़ें पता रहें। उसके बाद फिर हम एसिड को डायरेक्टली पूरा देखेंगे। बेसिस के बारे में क्या है, फिर हम उनकी जो थ्योरी है मेनली जिनसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे अर्हेनियस ने क्या कहा, ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या कहा, लुइस ने क्या कहा, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिंपल से। ठीक, तो पहले बेसिस का आप ध्यान दें। बेसिस यानी कि क्षार, तो बेस क्षार की हम बात कर रहे हैं। ठीक, पहली चीज क्या है कि जो क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, तो रेड से ब्लू कर देते हैं, ध्यान रखना है। तो लिटमस पेपर, लाल लिटमस पेपर को ये नीले में परिवर्तित कर देते हैं, लाल से नीला कर देते हैं लिटमस पेपर को, ये याद रख लेना है। ठीक, लाल से नीला कर देते हैं। ठीक, उसके बाद में स्वाद में कैसे होते हैं, स्वाद में होते हैं आपके कड़वे, यानी कि बीटर होता है इनका टेस्ट, ध्यान रखना है, कड़वा टेस्ट होता है इनका। क्लियर? तो ये दो चीज आप अच्छे से याद रखें सबसे पहले बेस के बारे में। और क्या इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर ध्यान रखना है, बेस जो होता है, अगर हम बेस की बात करते हैं तो नॉर्मली जो बेस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जब कोई भी एसिड हो या बेस हो, एक पर्टिकुलर बात ये आपको याद रखना है कि चाहे एसिड के बारे में हम बात करें या बेस के बारे में बात करें, अगर एसिड को हम बेस से रिएक्शन करवाएंगे तो ऐसे में आपको क्या मिलने का, ध्यान रखना, एसिड को जब आप बेस से रिएक्शन करवाते हैं तो सोल्ट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि लवण का फॉर्मेशन होता है, प्लस वाटर रिलीज होता है। ठीक, हमेशा जब भी आप अम्ल को क्षार से क्रिया करवाएंगे, अम्ल को जब आप क्या करवाएंगे, क्षार से क्रिया करवाएंगे, तो हमेशा क्या बनेगा, लवण बनेगा, आपका लवण बनेगा प्लस जल बनेगा, वाटर बनेगा। ये ध्यान रख लेना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर? चाहे आप दोनों की ध्यान रखना, एसिड और बेस से जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो लवण बनता है, क्षार का फॉर्मेशन होता है। या फिर आपसे सिंपल से याद रखना, इधर हम बात करें, अगर आप लवण को किसी सोल्ट को क्या करेंगे, वाटर से रिएक्शन करवाएंगे, तो ऐसे में क्या बनेगा, आपका अम्ल और क्षार दोनों का फॉर्मेशन होगा। तो ये ध्यान रखना है, इस तरीके से आपकी रिएक्शन ये चलती है। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ जो एग्जाम में एक्चुअल में आती है। तो ये तो बेसिक चीजें आपने देखी है, यहाँ पर एग्जाम में क्या पूछा जाता है इससे रिलेटेड और ज्यादा आपसे, उन चीजों पर आपको मेनली फोकस करना है। ठीक, कवर करते चलना है सारी चीजें। आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन से जो अम्ल हैं वो आपके क्या हैं। पहले कुछ हम ऐसा करते हैं, पहले तीन जो परिकल्पनाएं हैं उनको अच्छे से समझ लेते हैं थोड़ा सा। अर्हेनियस ने एसिड और बेस के बारे में क्या कहा, ब्रोंस्टेड लोरी ने एसिड और बेस के बारे में क्या कहा, और जो आपके लुइस हैं उन्होंने क्या कहा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्हेनियस की। अर्हेनियस अर्हेनियस सिद्धांत यानी कि अर्हेनियस की जो थ्योरी थी वो क्या थी, ध्यान रखना है। क्लियर? क्या कहा इन्होंने, अच्छे से याद रखना है। इन्होंने कहा कि जो भी दोस सब्सटेंस having H positive ions
एंड कैन डोनेट when dissolve in water are acids। क्या कहा इन्होंने कि ऐसे सब्सटेंस जिनके पास हाइड्रोजन आयन है, H पॉजिटिव आयंस हैं, और क्या कर सकते हैं, वो इन हाइड्रोजन आयंस को जब जल में इनको डिसोल्व करते हैं, घोलते हैं वाटर के अंदर, जब इनको क्या किया जाता है, घोला जाता है, तो इन हाइड्रोजन आयन को जो दे देंगे उनको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे। हिंदी में भी लिखे इसी सेम को, ऐसे पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं, और जब इनको जल में घोला जाता है तो हाइड्रोजन आयन देते हैं, उन्हें अम्ल कहते हैं। ठीक, तो ऐसे आपके इस तरीके के पदार्थ जिनमें हाइड्रोजन आयन होते हैं और जब इनको जल में घोला जाता है, जल में डिसोल्व किया जाता है, वाटर के अंदर डिसोल्व करते हैं, तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को देते हैं। इस तरीके के हम सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ध्यान रखना है, ये किसने कहा था, अर्हेनियस ने ये बात कही थी, अच्छे से आपको याद रखना है। यानी कि ये क्या देंगे, एसिड देंगे। वहीं पर आप यानी कि एसिड कौन कौन से हुए, जिनके अंदर इन्होंने ये सिंपल सी बात ये कही थी, जिनके अंदर हाइड्रोजन है और जो वाटर के साथ क्या कर सकता है, हाइड्रोजन को दे सकता है, वो आपका एसिड है। इस तरीके से हम एसिड किनको कहा, जैसे HCl हुआ, इसको उन्होंने एसिड कह दिया। H2SO4 हुआ, इनको उन्होंने एसिड कह दिया। उसके बाद में HNO3 हुआ, इसको उन्होंने एसिड कह दिया। क्लियर, तो ये सारे ऐसे पदार्थ जिनके अंदर हाइड्रोजन है और जो क्या कर सकते हैं, जल से जब क्रिया करेंगे तो जो हाइड्रोजन आयन को देंगे उनको उन्होंने क्या कहा, अम्ल कहा, एसिड कहा। ये पहली चीज अर्हेनियस की ध्यान रखना है आपको। इन्होंने बेस के बारे में क्या कहा, यानी कि इन्होंने क्षार के बारे में क्या कहा, वो भी आप ध्यान रखें। क्षार के बारे में अर्हेनियस ने कहा कि ऐसे पदार्थ, आपको लिख लेना, ऐसे पदार्थ जो जब हम जिनके अंदर OH यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं, ध्यान रखना है, ऐसे पदार्थ जिनके अंदर OH, इनको हम क्या कहते हैं, OH को हाइड्रोक्सिल लिख लेना है आपको अच्छे से, हाइड्रोक्सिल आयन, इसको हम क्या कहते हैं, हिंदी वाले ध्यान रखना, हाइड्रोक्सिल। तो ऐसे पदार्थ जिनके पास हाइड्रोक्सिल आयन होते हैं और जब ये जल से क्रिया करते हैं तो OH आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन को त्यागते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ऐसा कहा इन्होंने। बेस किसे कहा जाता है, जो क्या करता है, समझना, बेस कौन है, बेस वो सब्सटेंस है जब जल से क्रिया करेगा, यानी कि जब वाटर में घोला जाएगा उसको, तो क्या करेगा, OH नेगेटिव आयंस को दे देगा। OH नेगेटिव आयंस को जो देगा उसको हम बेस कहेंगे, उसको हम क्षार कहेंगे। ध्यान रखना, तो क्षार किसे कहेंगे, जो जल से क्रिया करने पर OH नेगेटिव आयंस को दे देगा, उसको हम क्षार कहेंगे। यानी कि क्षार कौन से हो गए आपके, ये आपका NaOH हुआ, ये क्षार है आपका। ठीक, उसके बाद में जैसे CaOH होल ट्वाइस हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका क्षार हुआ। KOH हुआ, ये आपका क्षार हुआ। ठीक, सेटेन OH होल ट्वाइस हुआ, ये आपका क्षार हुआ। तो इस तरीके से, और आप देख सकते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हुआ, ये सारे कौन है आपके, क्षार हैं। ठीक, यानी कि बेस है। तो इस तरीके से अर्हेनियस ने ये कहा, सिंपल से बारे में ये कहा कि एसिड कौन है, जो हाइड्रोजन आयन को दे देते हैं जल के साथ, और बेस कौन है, जो OH नेगेटिव आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन को देते हैं जल के साथ, उनको उन्होंने क्या कहा, क्षार कहा था। तो ये बेसिक चीज आपको ध्यान रखना है। अब आपसे अगली चीज पूछी जाती है, एक चीज ध्यान रखें अच्छे से, यानी कि अब इसके हम ये भी देखेंगे, कुछ इसकी कमियां भी थी, हालांकि अर्हेनियस के सिद्धांत की कुछ कमियां थी, उनको भी हम बात करेंगे। पर आपसे जो चीज पूछी जाती है वो ध्यान रखना है। आपसे पूछा जाता है कि
जो आपकी एसिड है उसकी पूछी जाती है बेसिसिटी। आपसे पूछा जाता है कि एसिड की बेसिसिटी बताना है। बेसिसिटी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? क्षारकता। तो आपको एसिड की यानी कि अम्ल की क्षारकता पूछी जाती है कि बताइए अम्ल की क्षारकता क्या है। सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि एक HCl है, ये HCl है, ये आपका H2SO4 है, ये आपका HNO3 है। ठीक, इसकी आपको क्षारकता बताना, बेसिसिटी बताना। ध्यान रखना, बेसिसिटी या क्षारकता का सिंपल सा मतलब है जिस एसिड के अंदर जितने हाइड्रोजन को डोनेट कर सकती है, जितनी दे सकती है, उसको हम क्या कहेंगे? उसकी बेसिसिटी कहेंगे या उसकी क्षारकता कहेंगे। तो इसके अंदर बेसिसिटी कितनी हुई? एक हाइड्रोजन को दे सकती है, तो इस तरीके से H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में टूट जाएगी। ठीक, तो इस वजह से एक हाइड्रोजन दे सकती है, यानी कि इसकी बेसिसिटी कितनी हुई? एक हुई। इसका कितना हुआ? ये 2 कर सकता है, क्योंकि ये इस तरीके से टूटेगा 2H4, यानी कि 2 हाइड्रोजन देगा प्लस SO4 2 नेगेटिव, इस तरीके से टूटेगा। तो यहाँ पर बेसिसिटी इसकी कोई H2SO4 की बेसिसिटी कितनी हुई? 2। इस तरीके से HNO3 की बेसिसिटी कितनी हुई? 1 हुई। तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है कि बताइए इनकी बेसिसिटी कितनी होती है, क्षारकता कितनी होती है। अच्छे से याद रखना, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये आता है आपसा, सिंपल सा। ठीक, तो ये चीज़ आपको एक याद रखनी है। ठीक, यहाँ पर आ गया समझ में। अब कुछ एक एक्सेप्शन वाली चीज़ मैं से बताता हूँ, थोड़ी सी यहाँ से जो आपसे पूछी जाती है। ठीक, इसको याद रख लेना है बस। ठीक, एक्सेप्शन है एक्चुअल में, तो इसको आपको याद रख लेना है। आपसे पूछा जाता है H3PO4, H3PO3 और H3PO2 का, इसी सेम क्वेश्चन से H3PO4, H3PO2 और H3, यहाँ पे 3 कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, H3PO3 और H3PO2। आपसे इनकी बेसिसिटी पूछी जाती है। इसमें आंख बंद के याद कर लेना है, अभी हम कॉन्सेप्ट पर फिर जाएंगे वो भी, तो आपको ध्यान रख लेना है। H3PO4 जो होता है इसकी बेसिसिटी होती है 3। जो आपका H3PO3 है इसकी बेसिसिटी होती है 2, और जो H3PO2 है इसकी बेसिसिटी होती है 1। यानी कि क्षारकता इनकी कितनी होती है? 3, 2, 1। इसको स्टार बना के और नोट कर लेना कहीं पर। ठीक, ये आपका एक्सेप्शन है। ठीक, क्योंकि इसके अंदर आप देख रहे हैं हाइड्रोजन कितने? 3 है, तो 3 बेसिसिटी है। हाइड्रोजन 3 इसके अंदर भी है पर 2 बेसिसिटी है। हाइड्रोजन 3 इसके अंदर भी है पर बेसिसिटी कितनी है? 1 है इसकी। क्लियर? ये रीजन अलग है इसका, हम देखते हैं, क्योंकि ये डोनेट जो होता है जितने कर पाता है केवल उसको ही हम इसकी बेसिसिटी कहते हैं। भले हाइड्रोजन कम है इसका, पर ये डोनेट 2 ही कर सकती है। इसके अंदर 3 है पर इसके अंदर डोनेट 1 ही कर सकती है, तो इस वजह से यहाँ पर बेसिसिटी का ये आप ध्यान रखें, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। क्लियर? अगला इंपॉर्टेंट आपको आना है दूसरे, इसके बाद में जस्ट अगर हम बात करते हैं आपसे, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्या पूछा जाता है उसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जैसे आपसे हमने देखा था बेस बेस किसको कहा था इन्होंने? अगर हम इसकी बात करते हैं अर्हेनियस को, तो बेस किसको कहा था? जो OH नेगेटिव आयंस को क्या दे सकते हैं, यानी कि जल के अंदर जो OH नेगेटिव आयंस को दे सकते हैं उनको इन्होंने क्या कहा? बेस कहा था। तो आपसे बेस की क्या पूछी जाती है? एसिडिटी पूछी जाती है। ध्यान रखना, बेस की क्या पूछी जाती है? बेस की एसिडिटी पूछी जाती है। जैसे यहाँ पर एसिड की बेसिसिटी पूछी जाती है, या बेस की क्या पूछी जाती है? एसिडिटी। यानी कि बेस की आपसे पूछी जाती है अम्लीयता, कि बताइए किसी बेस की अम्लीयता कितनी है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, उसकी एसिडिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, तो आपसे सिंपल सा एग्जांपल जैसे मैं आपको दे रहा हूं, जैसे कि कोई सा भी NaOH ले लीजिए, NaOH हुआ, KOH हुआ, उसके बाद में आप AlOH3 ले लीजिए। सिंपल सा है। इसमें OH नेगेटिव कितने दे सकता है? 1 दे सकता है, तो इसकी 1 हुई। इसकी भी आपकी एक एसिडिटी होगी, और इसकी भी एसिडिटी कितनी होगी? 3 दे सकता है ये, तो इसकी 3 होगी। तो ये ध्यान रखना, आपको बेस और इससे एसिडिटी से क्वेश्चन आपका सिंपल सा पूछा जाता है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अगले। आपसे पूछा जाता है कि बताइए प्रबल अम्ल यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स तो यहां पर हम बात कर रहे थे कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन सी है और वीक एसिड्स कौन सी है, इस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है।
स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग यानी कि वीक बेस, इनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ध्यान रखना स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स, ये अच्छे से आपको नोट कर लेना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपकी कौन कौन सी है। सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसे HClO4 हुआ, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपकी में आपकी एक तो HClO4 हुआ, उसके बाद HI जैसे हुई, या फिर हम बात करें आपकी H2SO4 हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड हुआ। ये सारे एसिड्स आपके कैसी है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और भी आप एग्जांपल इसके लिख सकते हैं, जैसे HNO3 हुआ, HCl हुआ, HNO3 हुआ नाइट्रिक एसिड, HCl हुआ, ये भी सारी की सारी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। एक आध एग्जांपल और लिख लें, एक आप HBr का लिख लें, HBr, ये सभी आपके कैसी है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, यानी कि प्रबल अम्ल है। अच्छे से याद रखना है आपको। दुर्बल अम्ल कौन से? अब प्रबल अम्ल का मतलब क्या है, सिंपल सा, ऐसे अम्ल जो क्या कर सकते हैं, जब हम जल के अंदर इनको डालते हैं तो ये पूरी तरीके से आयनीकृत हो जाते हैं, हाइड्रोजन आयन को पूरी तरीके से दे देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, प्रबल अम्ल कहते हैं, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। जो जब वाटर के साथ हम क्या कर सकते हैं, इनको डिसोल्व करते हैं तो हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं कंप्लीटली हाइड्रोजन आयंस दे देते हैं। ठीक। दुर्बल अम्ल कौन से? जो पार्शियली यानी कि आंशिक रूप से क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन को देते हैं जल के साथ, उनको हम दुर्बल अम्ल कहते हैं, यानी कि वीक एसिड्स कहते हैं। तो वीक एसिड्स में आपको एग्जांपल कौन कौन से याद रखना है? एक तो आपको HF याद रखना है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड जिसे हम कहते हैं। उसके बाद CH3COOH एसिटिक एसिड जो होता है, एसिटिक एसिड यानी कि CH3COOH, ये भी क्या है, आपका दुर्बल अम्ल है। वहीं अगर हम बात करते हैं कार्बोनिक एसिड हुई, H2CO3 हुआ, यानी कि कार्बोनिक एसिड हुई, ये आपकी ये भी क्या है, दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है। और आप एग्जांपल लिख सकते हैं, एक आध और लिख लें इसका, जैसे कि आपका HCN हुआ, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, यह भी आपके दुर्बल अम्ल होती है। क्लियर? तो ये सारे के सारे जो अम्ल है ये आपके दुर्बल अम्ल है। एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, आपसे मेनली क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं इनके बेसिस पर ही पूछे जाते हैं। ओके, तो ये अच्छे से नोट करें कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सी होती है और आपकी वीक एसिड्स कौन सी होती है। अब आप इसकी जगह पर आप क्या कर लें, अब अगला आपको स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस आप ध्यान रखें। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से स्ट्रॉन्ग बेस है और कौन से वीक बेस है, ध्यान रखना है। क्लियर? एसिड्स की जगह बेस कर लें अब, यानी कि क्षार की हम बात कर रहे हैं। ठीक, दुर्बल क्षार यानी कि वीक बेस की हम बात कर रहे हैं, और स्ट्रॉन्ग बेस की हम बात कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होंगे? वही सेम चीज जो कि जल के साथ जब रिएक्शन करेंगे, वाटर के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे, पूरी तरीके से हाइड्रोक्सिल आयन दे देंगे, उनको हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे। एग्जांपल्स जैसे आपके स्ट्रॉन्ग बेस के आपके जितने भी आपके हम ये कह दें कि अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बेस होते हैं, यानी कि पहले और दूसरे जो ग्रुप होता है आपका पेरियोडिक टेबल का, उसके साथ जो बेस बनते हैं, यानी कि उसके जो बेस होते हैं वो कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। जैसे कि NaOH हुआ, उसके बाद में KOH हुआ, उसके बाद में आपका जैसे कि अगर हम बात करें, हालांकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का बेस जो होता है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, ध्यान रखना है कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर। तो NaOH हुआ। अगर हम बात करें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो वो भी आपका ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे सीजियम का हुआ, बेरियम का हुआ, तो सीजियम का बेस अगर हुआ, सीजियम की हम बात करें CSOH वाला आपका हुआ, बेरियम की अगर हम बात करें BaOH का होल ट्वाइस ये हुआ, तो ये सारे आपके क्या होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। क्लियर? ये चीज याद रखना आपको। दुर्बल क्षार की अगर हम बात करें, वीक बेस की अगर हम बात करें, तो वीक के अंदर कौन आता है, सबसे इंपॉर्टेंट अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक सबसे इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन इससे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये आपका वीक बेस है, ध्यान रखना। उसके बाद में और पूछा जाता है आपसे बेरिलियम का हाइड्रोक्साइड हुआ, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हुआ, यानी कि जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड हुआ BOH होल ट्वाइस, ये वीक बेस होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड LOH3 जो होता है ये भी वीक बेस की तरह काम करता है। ठीक, यानी कि दुर्बल क्षार होता है। वहीं अगर जितने भी डी ब्लॉक के मेनली डी ब्लॉक के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वो मेनली कैसे होते हैं, वीक बेस की तरह काम करते हैं, ध्यान रखना। चाहे जिंक ZnOH2 हुआ, आपका कॉपर हुआ, क्यूप्रस हाइड्रोक्साइड हुआ, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वीक बेस होते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको नोट कर लेनी है यहाँ पर, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन आता है, इसके बेसिस पर ध्यान रखना है। अगली इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपको आ जाना है। ठीक, तो ये सारी चीजें क्लियर हैं आपको।
तो अब यहाँ पर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, ध्यान रखना टॉपिक बहुत सारे, ये अब एसिड्स को हम डिटेल में करें, आपके डिटेल में आपको करने की जरूरत नहीं है। जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, केवल जितना आपको आता है उतना करना, एग्जाम में जितना आता है। ध्यान रखना यहाँ पर अरहेनियस थ्योरी के कई सारे एक्सेप्शन भी है, पर एक्सेप्शन से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं उनकी ही हम यहाँ पर बात करेंगे केवल। ओके, अगला है आपका ब्रोंस्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट, ब्रोंस्टेड लोवरी, ब्रोंस्टेड लोवरी। तो ब्रोंस्टेड लोरी ने क्या कहा था एसिड बेस पर, वो बात हमें करना है। क्लियर, ब्रोंस्टेड और लोरी ने एसिड और बेस के बारे में क्या कहा था उसके बारे में बात करना है। तो ब्रोंस्टेड लोरी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो उन्होंने क्या कहा, ध्यान रखना, यानी कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन आयन त्यागते हैं और OH नेगेटिव को ग्रहण करते हैं, वो अम्ल कहलाते हैं। ध्यान रखना, एसिड के बारे में क्या कहा, एसिड के बारे में ब्रोंस्टेड ने क्या कहा, अम्ल के बारे में, यानी कि हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, क्रिया में त्यागते हैं, डोनेट करते हैं। ध्यान रखना है, हाइड्रोजन जो डोनेट करता है और OH को जो क्या करता है, OH नेगेटिव को एक्सेप्ट करता है। अच्छे से याद रखना, जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट करता है, जो देता है किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, अम्ल कहेंगे। और जो OH नेगेटिव आयंस को, हाइड्रोक्सिल आयन को क्या करता है, ग्रहण करता है, एक्सेप्ट करता है, उसको क्या कहा उन्होंने, एसिड कहा है। अच्छे से याद रखना है। तो ये किसने कहा स्टेटमेंट, ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा। साथ ही बेस के बारे में क्या कहा उन्होंने, बेस के बारे में क्या कहा, यानी कि क्षार के बारे में, क्षार के बारे में उन्होंने कहा कि ऐसे पदार्थ जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, हाइड्रोजन आयन को एक्सेप्ट करते हैं, यानी कि ग्रहण करते हैं, जबकि OH नेगेटिव आयंस को देते हैं, डोनेट करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो हाइड्रोजन आयन को ग्रहण करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, और OH नेगेटिव आयन को दान करते हैं, यानी कि डोनेट करते हैं, देते हैं, उनको उन्होंने बेस कहा, क्षार कहा। तो ये स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना है आपको। क्लियर, इस स्टेटमेंट को ब्रोंस्टेड लोरी ने कहा था एसिड और बेस के लिए। ठीक, इस स्टेटमेंट को और क्या कहा जाता है, इसके बेसिस पर सबसे पहले संयुग्मी क्षार और अम्ल जिसे हम कहते हैं, यानी कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस का पता चला था कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होती है, कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, यानी कि संयुग्मी क्षार क्या होता है और संयुग्मी अम्ल क्या होता है। इसके बारे में हम अभी जानेंगे क्या होता है ये। क्लियर, तो ये पहले स्टेटमेंट आप अच्छे से लिख लेना, क्या जो कहा था उन्होंने, उन स्टेटमेंट का अच्छे से ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, ओके स्टूडेंट, अब यहां पर आपको जो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता रहा था कि अम्ल और उसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा, क्षार उसका संयुग्मी क्षार क्या होता है। तो सिंपल सा देखना, कोई अम्ल है, मान लो ये अम्ल यानी कि एसिड है, ओके, और उसका ये संयुग्मी अम्ल है, यानी कि उसका कॉन्जुगेट एसिड है। आपसे सिंपल सा पूछा जाता है, ध्यान रखना, और इससे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। अम्ल मान लो कौन सा है और उसका संयुग्मी अम्ल कौन सा होगा। अम्ल जैसे HCl है, ये HCl है, तो इसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा। ध्यान रखना, जब अम्ल में से अगर आपको संयुग्मी अम्ल बनाना है तो उसमें से सिंपल सा एक हाइड्रोजन को कम कर दीजिए, उससे एक हाइड्रोजन कम कर दीजिए, तो उसका संयुग्मी अम्ल क्या बनेगा, Cl नेगेटिव बनेगा। H पॉजिटिव अलग हो जाएगा, Cl नेगेटिव इसका क्या बनेगा, ध्यान रखना है, संयुग्मी अम्ल बनेगा। क्लियर, उसी तरीके से अगर आपका संयुग्मी अम्ल जो है, जैसे कि H2S है, अम्ल क्या है आपका, जैसे अम्ल क्या है H2S है, तो इसका संयुग्मी अम्ल क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन कम कर दे, HS नेगेटिव, ये आपका क्या बनेगा, संयुग्मी अम्ल यानी कि कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। और आप एग्जांपल ध्यान रखें, जैसे आपका एग्जांपल है, मान लो HClO4 है, HClO4 जो है आपका एसिड है, HClO4 एसिड है, तो इसका संयुग्मी अम्ल क्या बनेगा आपका, हाइड्रोजन कम कर दे, ClO4 नेगेटिव, ये आपका क्या बन जाएगा, आपका
संयुग्मी अम्ल बन जाए। ध्यान रखना स्टूडेंट, सारे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस संयुग्मी अम्ल और अम्ल में यानी कि अम्ल से आपको संयुग्मी अम्ल अगर बनाना है, आपसे कोई सा भी अम्ल दे दिया जाए और उसका आपसे क्या पूछा जाए, उसका संयुग्मी अम्ल पूछा जाए, तो आपको क्या करना है, उसमें से एक हाइड्रोजन को कम कर देना है। अगर उल्टा पूछ लिया जाए, आपसे पूछा जाए संयुग्मी अम्ल आपको दे रखा है, मान लो Cl नेगेटिव दे रखा है आपको, आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका अम्ल क्या होगा, इसका एसिड क्या होगा, तो आपको क्या करना है, उसमें एक हाइड्रोजन जोड़ देना है। आगे समझ में अच्छे से ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो ये चीज अच्छे से नोट कर लेनी है। अगली इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछी जाती है उस पर फोकस करना है। इसी तरीके से जो आपने ये तो एसिड वाला देखा, इसी तरीके से बेस का भी पूछा जाता है कि बताइए बेस यानी कि और उसका संयुग्मी आपसे पूछा जाता है। क्लियर? तो ये याद रखना। हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर आपने नोट करते टाइम थोड़ी सी हमने वो लिखना मैं आपको भूल गया, जो एसिड हमने लिखी थी, तो एसिड का क्या लिखा हमने, यहाँ पर जो कॉन्जुगेट एसिड लिखी थी, तो कॉन्जुगेट एसिड की जगह आपको क्या करना है, कॉन्जुगेट बेस लिखना है। एसिड का हमेशा क्या होता है, बेस होता है। मैंने बोलने में आपसे थोड़ी सी गलती कर दी, तो उसका ध्यान रखना है। एसिड का हमेशा क्या होता है, कॉन्जुगेट बेस होता है, यानी कि उसका संयुग्मी क्षार होगा, और जो आपका बेस है उसका क्या होगा, उल्टा, यानी कि उसका होगा कॉन्जुगेट एसिड होगा। थोड़ी चीज ध्यान रखें यहाँ पर। तो आपको एक चीज याद रखना है, जैसे एसिड था तो उसका क्या लिखना था यहाँ पे, कॉन्जुगेट बेस लिखना था। जो हमने नीचे कॉन्जुगेट एसिड किया था, यानी कि संयुग्मी अम्ल जो किया था, उसको क्षार कर लेना, क्योंकि वो थोड़ा सा हमने लिखने में है, ताकि आप गलती ना करें। हो सकता है आपने वैसा का वैसे लिख लिया हो, तो ये गलती थोड़ी सी सुधार लेना है यहाँ पर, बाकी वैसा का वैसे करना है। अब हमें बेस के बारे में जानना है। अगर हम बेस के बारे में देख रहे हैं, क्षार के बारे में, एक क्षार के बारे में देख रहे हैं, तो हम क्षार का क्या होगा, हमारा क्षार का क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। ठीक, इसका क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड होगा, यानी कि संयुग्मी क्षार संयुग्मी अम्ल होगा। ओके, ये ध्यान रखना, वो गलती जो आपने की थी वो सुधार लेना एक बार। तो इसका आपको अगर निकालना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा है, कुछ भी नहीं, इसमें भी उसी तरीके से आपको करना है जैसे कि NaOH आपका क्षार था, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या था, NaOH आपका क्षार है, तो इसका संयुग्मी अम्ल क्या होगा, इसमें से आपको क्या कर देना है, हाइड्रोक्सिल आयन को कम कर देना है, यानी कि Na पॉजिटिव बचा है यहाँ पर। तो Na पॉजिटिव क्या हो गया, संयुग्मी अम्ल हो गया। ध्यान रखना है, Na पॉजिटिव क्या हो गया, संयुग्मी अम्ल हो गया आपका। ओके, आ गया समझ में, Na पॉजिटिव क्या हो गया आपका, संयुग्मी अम्ल हो गया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि अगर आपको बेस से, क्षार से क्या करना है, संयुग्मी अम्ल बनाना है, तो आपको क्या करना है, एक हाइड्रोक्सिल OH को कम कर देना है। अगर आपको संयुग्मी अम्ल से, यानी कि कॉन्जुगेट एसिड से अगर आपको बेस बनाना है, तो ऐसे में क्या कर देना है, आपको उसमें एक OH को जोड़ देना है। तो ये कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रख लेना है, नोट करके रख लेना। ओके, यहां से क्वेश्चन आपका आता है। क्लियर? आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट था ये समझ में आ गया होगा। तो ये बात जो कही थी, ये किसने कही थी, ब्रोंस्टेड लोरी ने कही थी। ब्रोंस्टेड लोरी के बेसिस पर ही ये कॉन्सेप्ट आया था, ध्यान रखना है। ठीक, अगली जो हम बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे डिटेल्स में हम नहीं देख रहे हैं, जितना एग्जाम में आपसे पूछा जाता है केवल उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और वही एग्जाम में आता है स्टूडेंट। इस वजह से देखो, सबसे ज़्यादा आप में से क्या होता है, आपको पता है, सबसे ज़्यादा जो सिलेक्शन होते हैं ना स्टूडेंट के, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हम बात कर लें, हमने खुद ने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं। हम, आपको पता है, मैं कई सारी जगह पर, कई इंस्टीट्यूट पे पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन भी हो या चाहे ऑफलाइन हो। ऑफलाइन में भी इंदौर में मैं कई सारे अच्छे अच्छे नामी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ। तो यहाँ पर हमने कई सारे सिलेक्शन दिए। सिलेक्शन का सबसे बड़ा एक चीज़ देखने को मिली, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, टीचर पर विश्वास करना। अगर आप टीचर पर विश्वास करना शुरू कर देते हैं आपके, कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो ही आता है, और उसको आप पढ़ना शुरू कर देते हैं अच्छे तरीके से, तो डेफिनेटली उन्हीं स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है। तो ध्यान रखना, इस वजह से जो पढ़ रहे हैं उन पर विश्वास करें पूरी तरीके से, वही पढ़े, फिर दुनिया को भूल जाए सारी चीज़ें। जब आपने सब्सक्रिप्शन लिया है यहाँ पर, बायोरैंकर पर विश्वास किया है, तो ध्यान रखें जो हम कर रहे हैं, हमारा मेन काम क्या है, हमारा केवल इस तरह सब्सक्रिप्शन लेने का इतना सा मतलब नहीं था कि केवल हम आपसे पैसे यहाँ पर करवा लें और उससे हम बहुत महान करोड़पति नहीं बन जाएंगे इन पैसों से। हमारा केवल ये था कि अगर हम आपसे इतना सा अगर आप पे कर रहे हैं, हमें हमारे साथ विश्वास आप बना रहे हैं, तो हमारा मेन काम है कि आपको सिलेक्शन तक ले जाना हमारा काम है। फिर आपका केवल इतना था कि आपने सब्सक्रिप्शन लिया, हम पर विश्वास जताया है, तो अब हमारा काम है बाकी कि हमें देना है। अब मेन चीज़
जो आपकी आती है वो है कि साथ में आप विश्वास करें और उसके बाद उसको पढ़ना शुरू करें। क्लियर? तो ये आपका काम है, मेन ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए अगली चीज पर हम आते हैं। यहाँ पर अगला इंपॉर्टेंट चीज जो होती है आपकी, वो है आपके यहाँ पर एक और साइंटिस्ट ने जो कहा है उन चीजों पर और ध्यान दे लीजिए। एक और बचे आपके लुईस साहब और बचे, तो लुईस ने क्या कहा था उन पर और फोकस कर लीजिए भाई साहब आप। लुईस साहब ने क्या कहा था? लुईस ने आपका लोन पेयर का कॉन्सेप्ट दिया है और वो बहुत पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। क्लियर? लुईस ने क्या कहा था कि वो कोई भी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करती है, दर्शाती है, उसको लुईस अम्ल कहा है। क्लियर? ध्यान रखना है। लुईस ने क्या कहा? इसको लेविस कहते हैं हम इंग्लिश में, लेविस, और हिंदी में कहते हैं लुईस। लुईस ने क्या कहा अम्ल और क्षार के बारे में? लुईस ने कहा कि जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे, हिंदी वाले भी बुरा ना माने, क्या करें, कहा इलेक्ट्रॉन युग्म को जो ग्रहण करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाले और इलेक्ट्रॉन युग्म देने वाले, ये दाता है, भगवान है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करने वाले क्या कहलाएंगे आपके? जो एक्सेप्ट करते हैं वो एसिड है, ये गरीब है बेचारे, एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने वाले क्या है? एसिड है। और इलेक्ट्रॉन पेयर को देने वाले कौन है आपके? क्षार है, यानी कि ये बेस है आपके, ध्यान रखना है। क्षार यानी कि ये बेस है आपके। तो जो देता है वो बेस है और जो लेता है वो एसिड है, ये कहा इन्होंने, ध्यान रख लेना। लुईस ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन पेयर को आपके जो देते हैं वो क्या है आपके बेस है, क्षार है, जबकि जो लेते हैं वो एसिड है। अच्छे से नोट कर लेना है ये सारी चीजों को। अब यहां पर क्योंकि एसिड यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्ट करना यानी कि इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं ना, आपको पता है इलेक्ट्रॉन सारे नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि ये एक्सेप्ट करने वाले होंगे, इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? एक्सेप्ट करेंगे। तो इनको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रॉन स्नेही ही कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, ध्यान रखना है। ये इलेक्ट्रॉन लविंग होंगे, इलेक्ट्रॉन को हमेशा अट्रैक्ट करने का काम करेगी एसिड, और इसको हम क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन स्नेही, ध्यान रख लेना। इलेक्ट्रॉन स्नेही होंगे या इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेंगे, अच्छे से नोट कर लेना है। आपको पूछा जाता है कि एसिड जो होंगी, कोई सी भी जो एसिड यानी कि वो कैसी होती है? तो इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करती है। वहीं पर अगर इसकी बात करेंगे, ये देने का काम करेगा, क्या करेगा? ये देने का काम करेगा, तो इसलिए ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल के, नाभिक स्नेही होगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो इसको ध्यान रखना, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, इसको हम नाभिक स्नेही की तरह होता है। क्लियर? ओके, तो ये आपको दो चीज अच्छे से याद रख लेनी पहली, सबसे पहले। ओके, क्लियर है यहां पर? तो ये दो स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना है। अब लुईस के अनुसार एसिड और बेस कौन हुआ? यानी कि जैसे कि अगर हम बात करें कोई सा भी एक कॉम्प्लेक्स हम एग्जांपल ले लेते हैं, सिंपल सा समझना। जैसे कि जिनके पास भी लोन पेयर आपको दिखते हैं, जिनके पास भी लोन पेयर दिखते हैं वो आपको बेस की तरह काम करेगा। जैसे अमोनिया हुआ, अमोनिया का क्या होता है? अमोनिया जो होता है इसके पास आपको पता है नाइट्रोजन जो होता है इसके आउटर मोस्ट शेल में, यानी कि बाहरी कोश में कितने होते हैं? टोटल 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5, इस तरीके से 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 3 से हाइड्रोजन से रिएक्शन कर लिए, 1 2 3, मान लो इसने 3 हाइड्रोजन से कर लिए, तो अभी भी इसके पास कितने बचे? 2 इलेक्ट्रॉन बचा, यानी कि 1 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर एक लोन पेयर बनेगा, एक लोन युग्म बनेगा। ठीक, लोन पेयर। तो एक लोन पेयर है इसके पास। लोन पेयर क्या कर सकता है? डोनेट कर सकता है, यानी कि ये क्या कर सकता है? एक बेस की तरह, क्षार की तरह काम करेगा। तो अमोनिया जो होता है, जिसके पास भी क्या होते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ध्यान रखना। जिसके पास भी लोन पेयर होते हैं वो बेस की तरह काम करता है, जिसका अष्टक कंप्लीट नहीं होता, जिसका अष्टक नियम जो है वो कंप्लीट नहीं होता है, ऑक्टेट रूल जो होता है कंप्लीट नहीं होता है। आउटर मोस्ट हम आगे बात करेंगे, वो समझेंगे कि ऑक्टेट क्या होता है, कैसे कंप्लीट होता है। अभी केवल इतना सा याद रख लेना कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है वो क्या करता है? वो लुईस अम्ल की तरह काम करता है, लुईस एसिड की तरह। जैसे BF3 है, BF3 क्या है? एक लुईस एसिड है।
लुईस एसिड है, ध्यान रखना है, लुईस एसिड की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि बोरोन जो है ये कौन से ग्रुप का, 13 ग्रुप का 13वें समूह का है, और ऐसे में क्या करता है, इसके पास आउटर मोस्ट शेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन है। 3 इसने फ्लोरीन के साथ साझा कर लिए तो फिर भी 6 हुए, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन की अब भी कमी है। तो बेचारा क्या करेगा, जाएगा रिएक्शन करवाएगा, इसके साथ क्या कर लेगा ये, जैसे मान लो अमोनिया है, जब इससे हम रिएक्शन करवाएंगे इस तरीके से NH3 कि BF3 से रिएक्शन करवाएंगे तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा आपका, यानी कि हमेशा क्या करेगा, ये इस तरीके से जो NH3 BF3 ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, इसमें डोनर कौन होगा आपका, ये वाला होगा, NH3 जो होगा वो डोनर होगा, और इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि लुईस अम्ल कौन है, जो क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और लुईस बेस कौन है, जो आपके क्या करते हैं, देते हैं, डोनेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर सारी चीजें हमने अम्ल और क्षार से रिलेटेड बातें करी जो आपसे एग्जाम में मेनली पूछी जाती है, और कुछ चीजें आगे हम देखेंगे जहाँ जहाँ पर जरूरत पड़ेगी हमें अम्ल की, हम देखेंगे कौन सी ज्यादा अम्ली है, कौन सी ज्यादा क्षारी है, ये चीजें जो हमें आगे पढ़ेंगे। तो अभी यहाँ पर पहले लेक्चर में यहाँ पर हम खत्म कर रहे हैं सारी चीजें, अगले इसमें आपको अगली बार से फिर PPT भी आपको मिलेंगे तो और ज़्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा। अभी क्या है कि लिखने में आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो ये सारी चीज़ें हम अगले में सॉर्ट आउट करेंगे। ओके।